पिछले 3 वीडियो में आपने इनकम टैक्स इंट्रोडक्शन को जाना और समझ लिया होगा। तीसरे वीडियो में थोड़ा-सा कुछ टेक्निकल मैटर उत्पन्न हो रहा था, उसी को मैं फिर दोबारा डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पीपीटी के माध्यम से मैं चाहूँगा कि जो रेजिडेंशियल स्टेटस और टैक्स लायबिलिटी के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, वो एक बार दोबारा से आप समझ लें कि किस तरह से रेजिडेंशियल स्टेटस और टैक्स लायबिलिटी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और कैसे एक एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस हम डिफाइन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि जो हमने सीखा है कि एक एसएससी 3 प्रकार का होता है: निवासी, अनिवासी और असाधारण निवासी, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। व्यक्तिगत करदाता के रूप में, इंडिविजुअल एसएससी के रूप में, जो पिछले वीडियो में आपको समझाया गया था कि एक इंडिविजुअल एसएससी जो है वह रेजिडेंट हो सकता है, नॉन रेजिडेंट हो सकता है और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है। इसी तरह से यह भी बताया गया था कि एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कर्ता अर्थात उसका मालिक को एक व्यक्ति मान लेंगे और इन्हीं रूल्स के आधार पर उसको भी चेक करेंगे कि क्या वह व्यक्ति के रूल्स को फॉलो कर रहा है। तो अगर रूल्स को फॉलो कर रहा होगा तो वो भी रेजिडेंट घोषित हो सकता है, नॉन रेजिडेंट घोषित हो सकता है और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट घोषित हो सकता है। तो कौन से रूल हैं जो पिछले दिनों आपको बताए गए थे, जिसमें मुख्यतः बेसिक और एडिशनल कंडीशन की बात की गई थी, उन्हीं को मैं फिर दोबारा डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपने देखा था कि 3 तरह के एसएससी हो सकते हैं इंडिविजुअल के मामले में। कंपनी और फर्म के मामले में तो आप जानते हैं कि सिर्फ या तो रेजिडेंट होता है, नहीं तो नॉन रेजिडेंट होते हैं। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कंपनी और फर्म नहीं होती है, वहाँ 2 ही होते हैं, या तो रेजिडेंट होंगे नहीं तो नॉन रेजिडेंट होंगे। तो अगर हम बात करें कि एक इंडिविजुअल के मामले में जहाँ 3 टाइप के रेजिडेंशियल स्टेटस हो सकता है, तो उसके रूल्स क्या हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि इसके लिए हमें बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन को ध्यान में रखना होगा। जो बेसिक कंडीशन को फॉलो कर दे वो रेजिडेंट माना जाएगा, जो बेसिक कंडीशन को फॉलो ना करे वो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। अब बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन दोनों को जो पूरी तरह फॉलो कर दे वो रेजिडेंट माना जाएगा। जो बेसिक कंडीशन को तो फॉलो करे लेकिन एडिशनल कंडीशन को पूरी तरह से फॉलो ना करे वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। तो इसी बात को समझने के लिए हमने दोबारा ये पीपीटी आपके लिए बनाई। अब आते हैं कि बेसिक कंडीशन में 2 कंडीशन है, ए और बी। अगर कोई बंदा या तो ए फॉलो कर दे या फिर बी फॉलो कर दे तो वो रेजिडेंट मान लिया जाता है। अगर कोई बंदा या तो अ फॉलो ना करे या फिर ब फॉलो ना करे, मतलब इन दोनों में से कोई भी फॉलो ना करे, कोई एक भी फॉलो ना करे तो वो अनिवासी मान लिया जाएगा और इन दोनों में से कोई भी एक फॉलो कर दे तो वो निवासी मान लिया जाएगा। अब एडिशनल कंडीशन की बात करें तो जो ये दोनों कंडीशन में से कोई एक फॉलो कर देता है उसी के लिए एडिशनल कंडीशन है। अब ये 2 एडिशनल कंडीशन भी हैं। अगर ये दोनों एडिशनल कंडीशन कोई फॉलो कर देता है तो वो रेजिडेंट हो जाएगा और ये दोनों एडिशनल कंडीशन अगर कोई फॉलो नहीं करता है, अर्थात एक फॉलो करता है एक नहीं फॉलो करता है या दोनों ही नहीं फॉलो करता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। तो अब हम बात करें कि ये और एडिशनल कंडीशन है क्या। तो सबसे पहले बेसिक कंडीशन की बात कि जिसको अगर कोई व्यक्ति फॉलो कर देगा तो वो रेजिडेंट मान लिया जाएगा और जिसको फॉलो नहीं करेगा तो वो नॉन रेजिडेंट की श्रेणी में आ जाएगा। तो बेसिक कंडीशन क्या है? बेसिक कंडीशन में 2 कंडीशन है, ए और बी। ए कहता है कि वह एसएससी भारत में कम से कम 182 दिन रहा हो। इस 182 दिन में वो बार बार आना जाना उसका लगा रहता हो, एक बार विदेश जाए आए जाए आए, ये अपने फाइनेंशियल ईयर में जो उसका फाइनेंशियल ईयर हो, इट मीन्स 1 अप्रैल से 31 मार्च या प्रथम वर्ष होने के दौरान उसका फाइनेंशियल ईयर छोटा भी हो सकता है, न्यू अगर बिजनेस है तो वो कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो तो बेसिक कंडीशन ए फॉलो कर दे। या बी बी भी अगर वो फॉलो कर दे तो भी वो निवासी मान लिया जाएगा। बी कंडीशन क्या है? वो कहता है कि गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्ष मतलब प्रीवियस ईयर से और पीछे 4 साल हट जाएं
और चेक करें कि क्या वो कम से कम 365 दिन कुल मिला के भारत में रहा है। अगर हाँ, और साथ में कम से कम भारत में 60 दिन भी रहा है, तो बी कंडीशन को फॉलो किया हुआ मान लिया जाएगा। और इन दोनों में से कोई भी एक शर्त वो फॉलो कर देता है तो वो रेजिडेंट मान लिया जाएगा। तो ये आधारभूत शर्तें हैं, आधार शर्तें हैं, बेसिक कंडीशन है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि बी कंडीशन भारतीय मूल के नागरिकों या भारतीय नागरिकों पे तब लागू नहीं होता जब वो अपनी सेवा के दौरान विदेश में नौकरी कर रहे हों, या उनके दादा दादी भारतीय मूल के, जो पिछले वीडियो में आपको बताया गया था, भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं, भारत भ्रमण पे आते हैं, तो उनके लिए बी वाला कंडीशन लागू नहीं होगा। उनके लिए 182 दिन वाला कंडीशन लागू होगा। उसका कारण आपको पिछले वीडियो में डिटेल समझाया गया था। अब हम आते हैं एडिशनल कंडीशन क्या है। अगर बेसिक कंडीशन कोई फॉलो कर दिया तो वो निवासी हो गया। अब उस निवासी की दो कैटेगरी है, साधारण निवासी और असाधारण निवासी। साधारण निवासी को ही हम निवासी बोलते हैं। तो निवासी किसको मानेंगे? तो निवासी तब मानेंगे जब वो बेसिक कंडीशन तो पूरा कर दे, लेकिन एडिशनल दोनों कंडीशन पूरा कर दे, तो साधारण निवासी या जिसको निवासी बोलते हैं रेजिडेंट मान लेंगे। अब एडिशनल कंडीशन क्या है? दोनों। पहला एडिशनल कंडीशन कहता है कि वो प्रीवियस ईयर से ठीक पीछे के फाइनेंशियल ईयर 10 फाइनेंशियल ईयर को हम चेक करेंगे, और उसमें 2 फाइनेंशियल ईयर में वह रेजिडेंट के रूप में घोषित हुआ। और रेजिडेंट कब होगा? जब बेसिक कंडीशन 180 दिन या 182 दिन या 60 दिन वाला दोनों में से कोई एक फॉलो कर दिया होगा 2 फाइनेंशियल ईयर में, तो हम मानेंगे कि वह कंडीशन नंबर 1 एडिशनल कंडीशन का फॉलो कर दिया। तो गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष वो भारत में निवासी रहा हो। पहला कंडीशन हो गया। और दूसरा कंडीशन यहाँ पे और है। दूसरा कंडीशन कहता है कि वह गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में, मतलब प्रीवियस ईयर से और पीछे के 7 फाइनेंशियल ईयर को जाके चेक करेंगे और देखेंगे कि कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो कुल मिला के। अगर ये 730 दिन भी भारत में रहा हो, ये दोनों कंडीशन फॉलो कर दे, तो वो रेजिडेंट माना जाएगा, मतलब साधारण निवासी माना जाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। और अगर वो इन दोनों कंडीशनों में से कोई एक पूरा किया, दूसरा नहीं पूरा किया, या दूसरा पूरा किया, पहला नहीं पूरा किया, या पहला दूसरा दोनों ही पूरा नहीं किया, सिर्फ बेसिक कंडीशन पूरा किया है, तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। तो अब आप समझ चुके होंगे कि जो बेसिक शर्तें भी पूरी कर दे और दोनों एडिशनल शर्तें पूरी कर दे, वो रेजिडेंट। जो बेसिक शर्तें पूरी कर दे और एडिशनल शर्तों में से कोई भी एक पूरी न करे, तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। जो बेसिक शर्त ही पूरी न करे, वो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। इसी को हम कहते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, जिस पे आपने टैक्स लगाया। और इंसिडेंस ऑफ टैक्स उसको कहते हैं जिस पे टैक्स, जिसको चुकाना पड़ा। तो कौन टैक्स चुकाएगा? इंसिडेंस ऑफ टैक्स, किस आय पे आपको टैक्स चुकाने की लाइबिलिटी आके पड़ेगी, इसकी बात करें। तो जो रेजिडेंट है, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, वो अगर पूरे आय को हम 3 तरीके से कैटेगराइज करें कि भारत में भारत भारतीय आय या भारत में ड्यू हुआ आय, या भारत से नियंत्रित विदेशी आय, या पूर्णतः विदेशी आय, 3 कैटेगरी बना लें कि भारतीय आय, भारत से नियंत्रित विदेशी आय, या विदेशी आय। तो इन तीनों कैटेगरी के आय पे जो रेजिडेंट होगा वो टैक्स इंडिया में चुकाएगा। आप जानते हैं कि भारत में जो आय हो रहा होगा उस पर तो उसको टैक्स चुकाना ही चुकाना है। भारत से नियंत्रित जो विदेशी आय हो रहा होगा, वहाँ विदेश में जो इनकम टैक्स लगता होगा विदेशी गवर्नमेंट को चुकाएगा, फिर भारत में आके यहाँ पे भी टैक्स चुकाएगा, तो दोहरा करारोपण उसको झेलना पड़ेगा। इसी तरह से विदेशी आय में जहाँ का आय कमा रहा होगा वहाँ भी टैक्स चुकाएगा, और फिर आके यहाँ पे भी टैक्स चुकाएगा। तो ये दोहरा करारोपण इस पे लगेगा, क्योंकि वो रेजिडेंट है, ज़्यादा दिन इंडिया में रहता है, इसलिए वो अपने देशी आय और विदेशी आय और देश से नियंत्रित विदेशी आय तीनों पे टैक्स चुकाने के लिए लाइबल है। असाधारण निवासी की बात करें तो असाधारण निवासी भारतीय आय और भारत से नियंत्रित विदेशी आय पर ही टैक्स चुकाएगा। पूर्णतः विदेशी आय पे वो कोई टैक्स नहीं चुकाएगा। तो इस पे थोड़ी सी इंसिडेंस ऑफ टैक्स का भार कम है। नॉन रेजिडेंट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ विदेशी आय पे टैक्स चुकाएगा। सॉरी, नॉन रेजिडेंट इंडियन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ भारत में हुई आय पर टैक्स चुकाएगा। भारत के बाहर या भारत से नियंत्रित विदेशी आय पे कोई टैक्स नहीं चुकाएगा। तो इस प्रकार नॉन रेजिडेंट या अनिवासी भारतीय केवल और केवल भारत में
हुए आय पे ही टैक्स चुकाएगा, विदेशी आय पे और भारत से नियंत्रित विदेशी आय पे कोई भी टैक्स नहीं चुकाएगा। तो आप देख सकते हैं कि रेजिडेंट को टैक्स भार ज़्यादा है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को टैक्स भार अपेक्षाकृत कम है, और नॉन रेजिडेंट को टैक्स भार और भी कम है, सिर्फ और सिर्फ देसी इनकम पे ही वो टैक्स चुकाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि भारत में प्राप्त मतलब भारत में रिसिप्ट और भारत में ड्यू, भारत में उपार्जित और भारत में ड्यू आय बार बार लिखा हुआ है। भारत में प्राप्त, भारत में अर्जित या उपार्जित और भारत में ड्यू। इनका क्या अर्थ है? इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग भारत में प्राप्त का मतलब है प्रथम बार भारत में प्राप्त। जैसे कोई मान लो अरब में जाके कमाता है और उसकी सैलरी उसका मालिक सीधे भारत के उसकी पत्नी के खाते में पत्नी के खाता जो भारत में है उसके खाते में सीधे सीधे उसका मालिक भेज देता है, तो प्रथम प्राप्ति सैलरी की कहाँ हुई? इंडिया में हुई। तो इसलिए भले वो विदेश में कमा रहा है, वो विदेशी है, मतलब अनिवासी घोषित हो चुका है, लेकिन उसकी आय की प्रथम प्राप्ति इंडिया में हुई है, इसलिए उसको भारत में प्राप्त हुआ समझा जाएगा, तो इसलिए उस आय पे भी वो टैक्स चुकाएगा। लेकिन अगर वो आय वहीं उसके खाते में मिल जाता है, उसके हाथ से मिल जाता है, फिर वो बाद में भारत में भेज देता है, तो वो सेकंड रिसिप्ट भारत माना जाएगा, फर्स्ट रिसिप्ट भारत में नहीं माना जाएगा। इसी तरह से कोई कंपनी है, डिविडेंड उसका बाहर घोषित होता है, वहीं पहले उसको रिसिप्ट हो जाता है और फिर बाद में ट्रांसफ़र इंडिया में करता है, तो वो भारत में प्राप्त हुआ नहीं समझा जाएगा, सेकंड रिसिप्ट हो जाएगा वो। लेकिन अगर कोई कंपनी सीधे पहला डिविडेंड घोषित करती है और सीधे इसके खाते में इंडिया में भेज देती है, भले ही वो आदमी विदेशी हो, तो क्या हुआ? तो प्रथम प्राप्ति अगर इंडिया में हो गई है विदेशी इनकम की भी, तो प्राप्ति के आधार पे उसको भारत में टैक्स चुकाना होगा। इसी तरह से भारत में उपार्जित कई बार जो है प्राप्ति भारत के बाहर हो जाती है, लेकिन कमाई भारत में गई रहती है। जैसे भारत में कोई विदेशी कंपनी आती है और भारत में कोई आय जनरेट का कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है और भारत में उसको आय जनरेट हो जाता है और उसकी प्रथम प्राप्ति बाहर विदेश में हो जाती है, तो भी उस आय को हम भारत में उपार्जित ही मानेंगे। इसी तरह से कई बार आय कमाने, ड्यू होने और हाथ में आने में डिफरेंस होता है। जैसे प्रोविडेंट फंड का पैसा आपके खाते में जमा हो जाता है, लेकिन आपको हाथ में मिलता बाद में है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे इनकम हो जाते हैं जो ड्यू हो जाते हैं, लेकिन जो है बाद में आपको प्राप्त होते हैं। तो ड्यू या रिसिप्ट दोनों में जो पहले हो उसी के आधार पे हम टैक्स चार्ज कर लेंगे। तो इसके बारे में और डिटेल आप बुक्स में पढ़ेंगे। तो ये तीनों एक टर्म, क्योंकि लॉ है, ये इनकम टैक्स लॉ है, इसलिए तीनों ही बातें लिखी गई हैं कि भारत में प्राप्त और भारत में उपार्जित अथवा भारत में उदय हुई। जैसे आप कोई कंपनी है या भारत सरकार है और विदेशी दूतावास में भारत के कर्मचारी काम कर रहे हैं और वहीं पे रहते हैं, तो नॉन रेजिडेंट तो हो ही गए और वो वहीं पे अपना सैलरी पा जाते हैं। लेकिन तो प्रथम प्राप्ति भी भारत के बाहर हुई, लेकिन उसका उदय होना, ड्यू होना इंडिया में माना जाएगा, क्योंकि वो भारतीय गवर्नमेंट से, भारतीय खजाने से पैसा पा रहे हैं, इसलिए उसका उदय होना भारत में माना जाएगा। तो हम प्राप्त और एक्रूड और ड्यू तीनों आधारों पे चेक करेंगे कि अगर वो तीनों आधारों पे भारत में हुआ है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस कुछ भी हो, अगर भारत में आया हुआ है तो तीनों ही लोग टैक्स चुकाएंगे। आप देख ही रहे हैं, निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। भारत में ड्यू या भारत में एक्रूड या भारत में रिसीव्ड अगर कोई इनकम हुआ है, तो तीनों ही करदाता, तीनों ही रेजिडेंशियल स्टेटस वाले लोग टैक्स चुकाएंगे। लेकिन अगर भारत से नियंत्रित विदेशी आय है, तो सिर्फ रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट व्यक्ति ही भारत सरकार को टैक्स देगा। नॉन रेजिडेंट इस पे टैक्स भारत सरकार को नहीं देगा। और विदेशी इनकम पे सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट व्यक्ति ही टैक्स देगा। नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इस पे कोई भी टैक्स भारत सरकार को नहीं देगा। तो मेरे समझ से इसको समझ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।